नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर 1 जो कि समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट है, उस पेपर की तीसरी इकाई जिसमें देशज परंपरा आती है, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास और राधा कोमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य और पारिस्थितिकी के सिद्धांत, साथ ही जीएस घूरे की जाति और वर्ग की और व्यवसाय की अवधारणा और सामाजिक तनाव, इसकी अवधारणा के बारे में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास के बारे में बात करनी है। समाजशास्त्र के विकास की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र, जैसा हम कहते हैं कि उसका जन्म 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली बार समाजशास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया था। और क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस के थे और सोशियोलॉजी में जो सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, समाजशास्त्रीय परंपरा है, वो मूल रूप से यूरोप और अमेरिका, यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी और साथ में अमेरिका, यहाँ पे इसका विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सोच जो है वो पहले नहीं थी, पर समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में उसका विकास जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ। हम लोग अभी तक जितने भी समाज शास्त्र के जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, मार्क्स हैं, डर्कहाइम हैं, वेबर हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि भारत में समाजशास्त्र के बारे में हम जानना चाहते हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्रीय चिंतन नहीं हुआ है। ये 20वीं शताब्दी के शुरू से ही भारत में समाजशास्त्र के विषय को ऑफ़र किया जाने लगा विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और भारत के उल्लेखनीय समाजशास्त्रियों में जीएस घूरे, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा और साथ ही साथ इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एंद्रे बेते, ये पैट्रिशिया ओबरॉय, ये सारे जो विचारक हैं, इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन, न सिर्फ भारतीय समाजशास्त्री बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री भी भारत में इंटरेस्टेड थे। F.G. बेली, मैकिम मैरियट, रूडोल्फ एंड रूडोल्फ, इन लोगों ने भारत की सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों को समझने की बहुत कोशिश करी है। तो भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास जो है वो बहुत विस्तृत है और बहुत ही रिच है, बहुत ही जिसे हम कहेंगे बहुत, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समाजशास्त्रीय जो सोच है या उसके ज्ञान का अभाव हो। तो जब हम बात करेंगे कि भारत में समाजशास्त्रीय विकास कैसे हुआ, उससे पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक चिंतन का विकास किस प्रकार से हुआ। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास को अति प्राचीन काल से देखा जा सकता है। भारत का लिखित इतिहास बहुत ही प्राचीन है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज के विकास के संबंधित पाठ्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारतीय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नया है, लेकिन भारतीय समाज में क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या को प्राचीन ग्रंथों में देखा जा सकता है। समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास के स्रोत तो पाठ्य सामग्री को 5 भागों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है। पहला, भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक सामयिक ग्रंथ, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, चौथा विदेशियों के विवरण, पांचवा मध्यकालीन फारसी और
अरबी साहित्य। इसके अलावा भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत क्रम से देखना चाहिए। सुधारवादी आंदोलनों का प्रमुख और राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव और समाजशास्त्रीय विकास में भारतीय विद्याशास्त्रियों का योगदान, इन्हीं के आधार पर हम भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों की प्रधानता थी। इन धर्म के ग्रंथों के पाठ्य अध्ययन द्वारा भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास का परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। प्रमुख पाठ्य ग्रंथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ हैं। इन धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म ग्रंथों में आते हैं 4 वेद, 13 प्रमुख उपनिषद, वेदांत, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य इत्यादि, ये पुराण जो हैं वो। इन ग्रंथों के पाठ्य अध्ययनों से पता चलता है कि तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति की किस प्रकार की दशा थी। भारतीय समाज के विकास से संबंधित सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोत स्मृति साहित्य हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति, पाराशर स्मृतियों और रामायण, महाभारत, प्राचीनतम महाकाव्य उल्लेखनीय स्रोत हैं। समाजशास्त्र के विकास में विद्याशास्त्रियों ने तत्कालीन राजनीतिक, भौगोलिक, संस्कृति, समृद्धि और रहन सहन आदि की विस्तृत विवेचना करी है। बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ भी इसी क्रम में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। फिर दूसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या एविडेंसेस रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास भारत में उपलब्ध पुरातत्व सामग्री जैसे अभिलेख, कला कृतियाँ, स्मारक, भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन और सिक्कों के आधार पर भी देखा जा सकता है। ये साक्ष्य प्राचीन भारत के शासकों, सामंतों और समृद्ध लोगों ने स्मृतियों के लिए लिखवाए थे। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए इन अभिलेखों में समकालीन भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तीसरा है विदेशियों के विवरण। भारत का हमेशा से प्राचीन काल से ही अन्य देशों से जैसे कि अरब, चीन, फारस इत्यादि से हमेशा संपर्क, ट्रेड का, वाणिज्य का संपर्क रहा है। और उनके जो विदेशी जो यहाँ पे आके रहे थोड़े अल्पकाल के लिए, जैसे इब्न बतूता, युनसांग, इनके जो लिखित जो इन्होंने सामग्री छोड़ के गए हैं वो भारत के समाज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में विदेशी लेखकों के विवरण और ग्रंथ उपलब्ध हैं। यूनानी लेखकों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निरंतर कुछ न कुछ लिखा है। मेगास्थनीज एक उदाहरण है। सिकंदर के पूर्व के लेखकों की रचनाओं में भारतीय समाज के विवरण मिलते हैं। सिकंदर के बाद के लेखक मेगास्थनीज ने इंडिका नामक व्यापक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर लिखा था। चीनी लेखकों में सोमाचीन ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ग्रंथ लिखे। ऐसे ही अनेक विदेशियों के विवरणों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध है। तीसरा है मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य, मिडीवल अरबिक लिटरेचर। मध्यकालीन भारतीय समाज के अध्ययन में के स्रोत फारसी और कुछ अरबी में हैं। ये प्रमुख स्रोत तारीख़-उल-हिंद, ताज-उल-मासिर,
बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी इन साहित्यों के उदाहरण हैं। ऐसे ग्रंथ लगभग 40 से ऊपर हैं जिनमें अपने अपने काल में भारतीय समाज की तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। इनमें समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास को देखा जा सकता है। फिर हुआ ब्रिटिश प्रभाव। भारतीय समाज के विकास पर ब्रिटिश शासनकाल के अनेक प्रभाव पड़े हैं जिन्होंने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। ब्रिटेन सरकार ने ईसाई मिशनरियों और शिक्षा के कारण भारतीय समाज में सुधार आंदोलन, मध्य वर्ग का उदय, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवादिता, पूंजीवाद को विकास आदि विभिन्न विचारों का प्रचार और प्रसार किया। ब्रिटिश प्रभाव के कारण नगरीकरण, परिवर्तन और राष्ट्रीयता की भावना पनपे, उनका विकास हुआ, उनका उद्भव हुआ और कुछ समाजशास्त्रियों ने ब्रिटिश प्रभाव को पश्चिमी और यूरोपीय संस्कृति का वाहक कहा है। के.एम. पनिकर के अनुसार ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ब्रिटेन की सरकार ने भारत में पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि खोले। भारत में शासन और प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों का शिक्षित होना ज़रूरी था। नए नए कानून बनाना, औद्योगिकीकरण करना, प्रेस लगाना इत्यादि कार्य किए। भारत में धीरे धीरे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण होना शुरू हुआ। इन सब के प्रभाव से भारत का एकीकरण हुआ और राष्ट्रीयता की विचारधारा का विकास हुआ। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ जिसने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इससे 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की व्यवस्था जो है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए और उसके बाद पहली बार समाजशास्त्र के बहुत सारे नए नए केंद्र उभरने लगे। फिर है सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव। ये हम सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव, राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव और समाजशास्त्रीय चिंतन में वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सब हम चर्चा कल करेंगे, जिसके द्वारा हम भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।